नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, चारधाम यात्रियों के लिए जारी हो सकता है हेल्थ कार्ड। श्रद्धालुओं के लिए जारी किया जा सकता है हेल्थ कार्ड। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, चारधाम की यात्रा हिंदू धर्म में मान्यता बेहद अहम है। इस वर्ष चारधाम की यात्रा 10 मई से शुरू हुई थी। यात्रा को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वीआईपी दर्शन पर आगामी 10 जून तक रोक लगी है। इस बीच बता दें आपको, उत्तराखंड सरकार ने भीड़ के मद्देनजर ये रोक लगाई है। जिस तरह से देखा गया, लगातार भीड़ उमड़ रही है, इसको लेकर बड़े फैसले किए गए। अब बता दें आपको कि श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ कार्ड जारी किया जा सकता है। बड़ी खबर, चारधाम की यात्रा हिंदू धर्म में मान्यता है कि ये बेहद अहम है। इस वर्ष चारधाम की यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है। इस यात्रा को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच देखा गया किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार पूरी यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। और अब बता दें आपको कि बड़ा फैसला लिया गया है हेल्थ कार्ड को लेकर। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको उत्तराखंड से, जहां पर चारधाम यात्रियों के लिए हेल्थ कार्ड जारी हो सकता है। श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ कार्ड जारी किया जा सकता है। चारधाम की यात्रा को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की, हेल्थ कार्ड जारी किया जा सकता है। 10 मई से यात्रा की शुरुआत हुई थी। तमाम तरह की अव्यवस्थाओं की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन इस बीच देखा गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार नजर बनाई, प्रशासन के साथ लगातार बैठकें की। और अब एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर हेल्थ कार्ड जारी किया जा सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित, लगातार सीएम धामी नजर बनाए हुए हैं, सरकार बड़े बड़े फैसले भी ले रही है। अब हेल्थ कार्ड को लेकर और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल नेहा, क्योंकि चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने का जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से अपने हाथ में कमान ली है, उसके बाद से लगातार अधिकारियों को जमीन पर उतार करके जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई थी, उनको व्यवस्थित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। लगातार उसके जो समीक्षाएं की जा रही थी कि अभी तक क्या व्यवस्थाएं हुई है। अब जो व्यवस्थाएं हैं, अब शासन प्रशासन का और सरकार का ये दावा है कि अब पूरी तरह से यात्रा व्यवस्थित हो चुकी है। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। जैसे जैसे व्यवस्थित यात्रा हो रही है, वैसे वैसे अन्य जो जरूरी सुविधाएं हैं और जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको लागू किया जा रहा है। अब जहां एक और पहले जब अफरा तफरी जैसा माहौल क्रिएट हो रहा था, तब जो ऑफलाइन पंजीकरण की जो व्यवस्था थी, उसको बंद कर दिया गया था। अब ऑफलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ जो बढ़ते हुए डेथ रेशियो है, उसको कैसे कम किया जाए, उसको लेकर के लगातार जो पोस्ट बनाए गए थे, उन पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी तैनाती की गई है, पैरामेडिकल की स्टाफ की भी तैनाती की गई है। साथ ही कोई भी जो 50 साल से अधिक उम्र का जो श्रद्धालु है, उसको बिना हेल्थ चेकअप के हेल्थ कार्ड लेकर के ही उसको अलाउ किया जा रहा है जो यात्रा के लिए। तो ऐसे में चाहे हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो गाड़ियों का ग्रीन कार्ड हो, जो ड्राइवर है उनका हेल्थ चेकअप हो प्रॉपर तरीके से, तो ये सभी चीजें अब व्यवस्थित की जा रही हैं ताकि यात्रा सुगम हो सके, यात्रा व्यवस्थित हो सके। लगातार मुख्यमंत्री भी जहां एक और समीक्षाएं कर रहे हैं, तो वहीं जो यात्रा पड़ाव है, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे वो आज हरिद्वार में भी मौजूद है, जहां पर जो मेला नियंत्रण कक्ष है, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनका भी निरीक्षण कर रहे हैं। जी पवन, क्योंकि अब हेल्थ कार्ड को लेकर तमाम तरह का अपडेट सामने आ रहा है। उम्र को लेकर आपने बताया 50 साल की आयु वालों को हेल्थ कार्ड जारी किया जा सकता है। क्या और भी कोई इस पर जानकारी है कि अगर कम उम्र का है, किसी को किसी तरह की शिकायत है, तो उसको भी इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, ये व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार के द्वारा कि कोई भी श्रद्धालु यदि किसी को पहले से ही कोई बीमारी से ग्रसित है, वो रेगुलर कहीं मेडिसिन ले रहा है, तो उसकी जानकारी रजिस्ट्रेशन करते समय अपने फॉर्म में वो एंटर करेगा और उसके अनुसार उसको मॉनिटर किया जाएगा। साथ ही जैसे ही वो अपने पहले यात्रा पड़ाव से जैसे शुरुआत करता है, तो वहां पर लगे हुए हेल्थ चेकअप जो केंद्र है, जो वहां पर जो हेल्थ पॉइंट है, तो उसको वो जाकर के वहाँ चिकित्सकों से सलाह लेगा और अपना जो रूटीन चेकअप है उसको कराने के बाद में उसका जो हेल्थ कार्ड है उसको लेकर के साथ में जाएगा। और कहीं पर भी
किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है स्वास्थ्य से संबंधित, तो नजदीकी जो हेल्थ पोस्ट बनाए गए हैं, स्थायी भी बनाए गए हैं, अस्थायी भी बनाए गए हैं, तो उन अस्थायी हेल्थ पोस्ट पर वहां पर चिकित्सकों की तैनाती और जो प्राथमिक उपचार है उसकी व्यवस्थाएं की गई हैं और एम्बुलेंस भी लगाई गई हैं जगह जगह, ताकि किसी प्रकार की श्रद्धालु को अगर कोई दिक्कत होती है तो तत्काल प्रभाव से उसको एम्बुलेंस मुहैया कराई जा सके और उनका हेल्थ चेकअप करके उनको उचित जो स्वास्थ्य सलाह है वो उनको मिल सके, उनको उपचार मिल सके, ये सारी व्यवस्थाएं की गई। पवन, जिस तरह से देखा जा रहा है पूरे देश में मौसम बेहद खराब है, मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं, कभी राहत हो रही है तो कहीं फिर से उमस पड़ रही है। मौसम के मद्देनजर किस तरह की तैयारियां की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो? बिल्कुल, मौसम के लिहाज से भी सभी से ये अपील भी की गई है शासन की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, कि जो भी श्रद्धालु पर्वतीय क्षेत्रों में आ रहे हैं वो जो मौसम अभी तेज गर्म है, लेकिन अब मौसम विभाग के द्वारा भी जो चेतावनी जारी की गई है कि जल्द ही मौसम करवट ले सकता है, मौसम में बदलाव हो सकता है, गर्मी से राहत मिल सकती है, मौसम में नमी हो सकती है, तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं कल 4 तारीख के बाद से, बारिश भी कई जगह हो सकती है। तो ऐसे में उनसे कैसे बचा जाए? जब पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र का अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहां पर कम टेम्परेचर के कारण उसका वहां पर बीपी और जो ऑक्सीजन की कमी के कारण तमाम दिक्कतें आ सकती है। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए लिहाज से जो अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो गर्म कपड़े हों, चाहे वो अन्य जो जरूरी दवाइयां हैं, जरूरी खान पान की चीजें हैं, उनको लेकर के गाइडलाइन भी जारी की गई थी। तो जिसका पालन कराने के लिए जगह जगह पर जो कैंप है वहां पर जागरूकता के भी कैंप लगाए गए हैं। जी पवन, क्योंकि 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हुई थी, उस वक्त देखा गया था भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही थी। अब यात्रा को थोड़ा सा समय बीत चुका है, भीड़ भी कम नजर आ रही होगी, तो क्या प्रशासन पर अब थोड़ा सा दबाव कम है? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि अभी तक 10 तारीख से जब 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, आज लगभग 22 दिन हो चुके हैं 4 धाम यात्रा को। कल शाम तक के अगर आंकड़े की बात करें तो चारों धामों में लगभग 15,67,000 श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और अभी तक जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के तहत ही उन लोगों ने जो दर्शन किए हैं उससे वो कहीं न कहीं जो अपना अनुभव लेकर के नीचे गए हैं और जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी उनको संभालने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। और इसके साथ ही जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे सुधारा जाए उस पर भी सरकार लगातार समीक्षाएं कर रही है। और अभी तक जो सरकार का दावा है, जो जिस तरह से जो प्रबंधन है, उस प्रबंध तंत्र का भी कहना है कि अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है, सुरक्षित है और सुगम है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जीत का दावा किया है। बता दें आपको कि यहाँ पर खबर सामने आई है, जहां पर बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जीत का दावा किया है। एनडीए की बहुमत की सरकार बनेगी, दावा किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बता दें आपको, पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी, लगातार दावा किया जा रहा है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से। नमस्कार मित्रों, 2 महीने की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद चुनाव समाप्त हो चुके हैं। चुनाव के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और वो सभी पोल इस ओर इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जैसा कि कहा था, भारतीय जनता पार्टी 370, एनडीए 400 पार, संकल्प दोहराया जाता था हर सभा में। अब की बार 400 पार। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार, एनडीए के साथ 400 पार करने जा। इसी बीच बड़ी खबर, लोकसभा निर्वाचन में डाले गए मतों की गिनती एकलव्य आवासीय विद्यालय परिसर बड़वानी के परिसर में 4 जून को की जाएगी। बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की, रायपुर के महाराणा प्रताप कॉलेज में मतगणना की तमाम तैयारियां जारी हैं। निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण भी किया है। रायपुर के महाराणा प्रताप कॉलेज में मतगणना की जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां की गई और तैयारियों का निरीक्षण भी किया गया है।
बड़ी खबर बता दें आपको, 4 जून को काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इससे पहले सभी जिलों में देखा जा रहा है कि कहां पर किस तरह से तैयारियां हैं, इसका लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। मतगणना की तैयारियों का निरीक्षण के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं, कहां पर कैसी तैयारियां हैं उसको देखा जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है। रायपुर के महाराणा प्रताप कॉलेज में निरीक्षण किया गया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित, 4 जून को काउंटिंग शुरू हो जाएगी, इससे पहले लगातार अब तैयारियां भी तेज हो गई हैं, निरीक्षण भी हो रहे हैं। बिल्कुल नेहा, आपको बता दें क्योंकि देहरादून में मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो टिहरी लोकसभा की 7 विधानसभाओं की मतगणना होनी है, वहीं हरिद्वार लोकसभा की 3 विधानसभाओं की, कुल 10 विधानसभाओं की मतगणना महाराणा प्रताप स्टेडियम में कल संपन्न होगी। और जिसको लेकर के पहले से ही जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। जो जिलाधिकारी सोनिका है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर उन्होंने कल स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया है। वो व्यवस्थाएं आज वहां पर पूरी तरह से चाक चौबंद की जा रही है। कहां पर मीडिया सेंटर का व्यवस्था रहेगी, ऑब्जर्वर कहां पर बैठेंगे, और जो टेबल बनाई गई, प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल बनाई गई है और एक ऑब्जर्वर की सेक्टी बनाई गई है। सबसे पहले 7 बजे से जब मतगणना की शुरुआत होगी तो 2 घंटे तक पहले ये जो पोस्टल बैलेट है उनकी मतगणना होगी और उसके बाद में ईवीएम खोली जाएंगी और ईवीएम से सभी टेबल पे एक साथ मतगणना स्टार्ट होगी। मतगणना के समय पर वहां पर किस तरीके से मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा, प्रत्येक राउंड की जो ब्रीफिंग है वो मीडिया को दी जाएगी। और इसके साथ ही जो प्रतिनिधि हैं उनको कहां तक जाने की अनुमति होगी, मोबाइल फोन किसी को ले जाने की अनुमति नहीं होगी मतगणना स्थल पर। और सीसीटीवी की निगरानी में ये मतगणना संपन्न होगी। गर्मी ज्यादा है, इसके लिए पानी और प्याव जगह जगह व्यवस्थाएं की गई हैं, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इन सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है और जैसा कि निर्वाचन अधिकारी का दावा है कि सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है। कल शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न हो, यही प्राथमिकता है। बिल्कुल पवन, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं वहां पर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम है? और हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं उसी तरह से जो खास तौर से जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की नजर में मतगणना होगी, जहां राज्य सरकार की जो पुलिस है वो जगह जगह पर तैनात की गई है। अंदर जो अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात किए गए हैं और व्यवस्थाएं बनी रहे। पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे बाहर प्रदर्शनकारियों की व्यवस्था हो, समर्थकों की व्यवस्था हो, उनको कैसे भीड़ को नियंत्रित करना है, इसको लेकर के पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह का भी ये दावा है कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो, इसके लिए पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों की जेब ढीली होने वाली है। 2 जून की रात 12 बजे से देश भर में सभी हाईवे और एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स बढ़ने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कार, बस और ट्रक के लिए 5 से 25 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ा दिया है। वहीं देहरादून से हरिद्वार और हरिद्वार से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को करीब 10-10 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। इसी तरह से हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए बता दें आपको कि बहादुराबाद में पड़ने वाले टोल पर भी करीब इतने ही रुपये अधिक चुकाने होंगे, जबकि देहरादून से वाया इसी के साथ ही भगवानपुर रुड़की होकर दिल्ली पहुंचने वाले यात्रियों को भगवानपुर स्थित टोल पर करीब 5 रुपये अधिक चुकाने होंगे। टोल प्लाजा पर नई रेट सूची चिपका दी गई है। NHAI ने यूपी में कानपुर प्रयागराज हाईवे का टोल सबसे ज्यादा बढ़ाया है। वहीं कार से जाने पर फतेहपुर से बरौड़ी टोल प्लाजा पर 55 रुपये और इसी के साथ ही कटोघन टोल प्लाजा में 40 रुपये ज्यादा पड़ेंगे। तो वहीं गौरतलब है कि इससे पहले NHAI ने गत 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरें बढ़ा दी थी, पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए आदेश स्थगित कर दिया गया था। 1 जून को मतदान खत्म होने के बाद इस आदेश का प्रभावी कर दिया जाएगा। मेरठ बागपत नेशनल हाईवे पर सबसे कम टोल यानी कि 45 रुपए और सबसे अधिक टोल 295 रुपए वसूला जाएगा। इसी के साथ ही दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर जीवाना टोल पर सबसे कम 90 रुपए और सबसे अधिक 890 रुपए टोल वसूला जाएगा। झांसी कानपुर हाईवे के रास्तेन झांसी
वाले वाहनों को सेमरी टोल प्लाजा पर से 5 से 1,500 रुपए अधिक चुकाने होंगे। तो बता दें आपको कि वाहनों की जेब पर एक बार फिर से, वाहन चालकों की जेब पर एक बार फिर से वजन बढ़ेगा, एक बार फिर से देखा जाएगा, टोल बढ़ेगा और लोगों की जेब में एक बार फिर से वजन बढ़ेगा। बता दें आपको कि यहां पर बात की जाए अगर दिल्ली और सहारनपुर नेशनल हाईवे पर जीवाना टोल पर सबसे कम यानी कि 90 रुपए और सबसे अधिक 890 रुपए टोल वसूला जाएगा। वहीं झांसी कानपुर हाईवे के रास्ते झांसी आने वाले वाहनों को सेमरी टोल प्लाजा पर 5 से 1,500 रुपए अधिक चुकाने होंगे। तो बता दें आपको लोकसभा चुनाव की वजह से इसको स्थगित किया गया था, क्योंकि ये पहले ही लागू होना था, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव की अब लगातार देखा गया 7 चरण के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है, तो अब 1 जून को वोटिंग खत्म होने के बाद इस आदेश को प्रभावी कर दिया गया है। मेरठ बागपत नेशनल हाईवे पर सबसे कम टोल 45 रुपए और सबसे अधिक टोल 295 रुपए वसूला जाएगा। वहीं दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर जीवाना टोल पर सबसे कम 90 रुपए और सबसे अधिक 890 रुपए का टोल वसूला जाएगा। झांसी कानपुर हाईवे के रास्ते झांसी आने वाले लोगों को बता दें आपको कि सेमरी टोल प्लाजा पर 5 से 1,500 रुपए चुकाने होंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाले विभिन्न न्यूज चैनलों और एजेंसियों ने शनिवार को एग्जिट पोल जारी कर दिया, जिसपे एनडीए को जबरदस्त बहुमत दिया गया है। इसके साथ ही बीजेपी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि चुनाव से पूर्व ही बीजेपी ने 400 पार का दावा किया था और एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिन राज्यों में सरकार है वहां कार्य किया है, गरीबों, महिलाओं, बेरोजगारों के हित में काम किया है और विकास के नाम पर वोट लिया है, जिससे जनता का अपार समर्थन उन्हीं को मिला है। अब देखिए, मात्र 1 दिन बीच में बचा है और मैं समझता हूं कि अगर 1-2 एजेंसीज अगर कोई इस बात को कहती तो इसमें कोई बात भी की जा सकती थी। सारी एजेंसियां, जितनी भी सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, एग्जिट पोल जिन जिन ने डिक्लेयर किया है, लगभग सभी एजेंसीज ने यही बात कही है कि 325-400 के आसपास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सीटें जीत रहा है। तो हरीश राव जी क्या बोलेंगे? अगर कुछ कहते भी हैं तो मुझे लगता है कि केवल 1 दिन का समय, कल 3 तारीख का बीच में है, 4 तारीख को तो परिणाम आने हैं, सबके सामने आने हैं और हमें कोई किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की जीत का कोई संशय नहीं है और निश्चित रूप से एग्जिट पोल ने जितनी संख्या दी है, जितनी सीटों की संख्या दी है, हम उससे ज्यादा सीटें जीत करके केंद्र में सरकार बनाएंगे। वहीं लोकसभा प्रत्याशी मशीह शांति सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कुमार मैक्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 4 जून को लोकसभा का परिणाम आएगा, जिसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार में बेतहाशा बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार तथा स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल स्थिति पर जमकर नाराजगी भी व्यक्त की है। रमेश कुमार ने कहा है कि मशीह समाज सभी समाज को ग्रेजुएशन और हेल्थ के मामले में अच्छी सेवाएं दे रहा है। मैं नैनीताल उधमसिंह लोकसभा से प्रत्याशी हूँ और मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आप जो यहाँ आए और मेरी बात सुनी। दूसरी चीज़ ये है कि आने वाले समय में मसीह समाज बहुत प्रताड़ना झेल रहा है, क्योंकि हमको किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करा, इसलिए हम एक सवाल का इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि हम आने वाले समय में हमारा जो छोटे चुनाव है, पंचायत चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है या नगर निगम का चुनाव है या कोई भी विधानसभा का 2027 को चुनाव, हम अभी से तैयारी करेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। हम जिनसे हम सपोर्ट मांगते हैं वही हम वोट लेके हमको भूल जाते हैं और कहते हैं हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको दूसरे धर्म के वोट भी चाहिए। आपका धर्म, आपके जाति के वोट तो थोड़े, धर्म के वोट छोड़ कम है, इसीलिए हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने इसमें निर्णय लिया है सारी सीटों पे और यानी सारे चुनाव हम लड़ेंगे, चाहे छात्र संघ है, चाहे हमारा ग्राम पंचायत का है, चाहे हमारा सहकारिता। इस बार मैंने सहकारिता में भी अपने लोगों को मतलब वो कराया, मेंबरशिप दिलाई है इस बार। उत्तराखंड में अब तक के सबसे बड़े मॉल ऑफ देहरादून का शुभारंभ किया गया है।
हरिद्वार रोड स्थित मोहकमपुर के पास पैसिफिक ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक बंसल ने उत्तराखंड के अब तक के सबसे बड़े मॉल ऑफ देहरादून का शुभारंभ किया है। इस मॉल के खुलने से लोगों में काफी उत्साह है। इस मॉल को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर आ रहे हैं। इस मॉल के शुभारंभ के बाद गीत कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति हुई। साथ ही बता दें आपको कि पहले दिन खरीदारी करने के साथ ही लोगों ने लोक गायिका प्रियंका मेहरा से गीत सुने। इसी के साथ ही मॉल की खास बात यह है कि यहाँ उत्तराखंड के स्थानीय भोजन को फूड कोर्ट में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मुख्य आकर्षण प्राइड वाला का अनावरण किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों, परिदृश्यों, आधुनिक व ऐतिहासिक स्थलों का जश्न मनाने वाली 3D कला दिखाई गई है। उत्तराखंड में तपती गर्मी से एक बार फिर से राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल मौसम विभाग ने 3 जून को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों जबकि 4 जून से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में की बात करें तो मौसम शुष्क रहेगा। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना नहीं है। और 4-5 तारीख में जब आप जा रहे हैं जून में, तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है अनेक जगहों तक में 4 और 5 तारीख में वो मिलने वाली है। तो उसकी वजह से तापमान में और भी कमी आएगी। और तो इस तरह की जो वेदर एक्टिविटी आगे 3-4 दिन जो है देखने को मिलने वाली है। तो यही मैं अभी कहना चाहूंगा। इस बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। सीसीआर मेला कंट्रोल रूम यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण लेंगे, जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है और यहां पर वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, देहरादून में जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, सीसीआर मेला कंट्रोल रूम तमाम तरह की तैयारियों की समीक्षा बैठक होगी, अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है और यहां पर वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तैयारियों की समीक्षा भी लेंगे। बड़ी खबर, सीसीआर मेला कंट्रोल रूम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। हरिद्वार दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, कहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से क्या कुछ तय किया गया है, इसको लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क।